आज का टॉपिक है मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था। हाय गाइज, दरअसल जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं अब नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के दृष्टिकोण से या पीजीटी के अध्ययन के लिए टीजीटी पीजीटी, तो इसमें अब एक चीज होता है कि हम लोग राजनीतिक इतिहास तो बचपन से रटते आ रहे हैं, याद करते आ रहे हैं, तो राजनीतिक इतिहास से कुछ अधिकतर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इन हम इतिहास के जो अन्य पहलू हैं, जैसे आर्थिक पहलू है, सामाजिक सांस्कृतिक जो विकास हुआ, चूंकि इतिहास विकास की जो यात्रा रही है उसका अध्ययन करता है, तो उसमें हमें दिक्कत होती है। तो मैं इधर उधर की बात ना करते हुए जो मुगल काल की भू राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में बात करता हूँ। पहले मैं कुछ तथ्यात्मक जानकारी दूंगा, उसके बाद में बोर्ड पे मैं कुछ लिख कर समझाऊंगा। इसमें जो आपका है कि सबसे पहले देखते हैं कि मुगल काल में भू राजस्व क्या है। तो भू राजस्व क्या होता है कि जो सरकार टैक्स लेती है, भूमि से जो कर लेती है, उसी से वो सरकार का खर्च चलता है या फिर जन कल्याण कार्य करती थी। तो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि वहां पे जो टैक्सेशन था वो भूमि के आधार पे नहीं था, भूमि से जो उपज होता था उसके आधार पे था। और अकबर के आने के बाद चूंकि साम्राज्य का जो सुदृढ़ीकरण शुरू हुआ था वो अकबर के समय ही शुरू हुआ था, तो अकबर के बाद क्या हुआ कि अकबर के समय क्या हुआ कि भूमि राजस्व व्यवस्था की नींव पड़ी। इसमें कई नाम है, 63 में है, एतमाद खां है, मुजफ्फर खां है, और जो मूल चीजें हुई उसको मैं देखता हूं थोड़ा सा। अकबर ने 1572 में गुजरात को जीत लिया। गुजरात चूंकि अभी भी रिच बेल्ट है, उस समय भी बहुत समृद्ध प्रांत था। तो उसके बाद उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की कि करोड़ी नाम से, और ये करोड़ी नाम से थोड़ा देख लीजिएगा, चूंकि करोड़ी है तो करोड़, इसको अपने क्षेत्र से 1 करोड़ रुपए की भू राजस्व वसूलनी थी। और ऐसे करोड़ियों की संख्या 182 थी, यानी 182 करोड़ आय जो है सरकार की निश्चित हो गई। अब दूसरी जो व्यवस्था थी जाप्ती थी। जाप्ती को उसने 24वें वर्ष में लागू किया। इसका नाम था टोडरमल के नाम पर, टोडरमल भूमि व्यवस्था भी कह सकते हैं, टोडरमल का भूमि बंदोबस्त भी कहते हैं। टोडरमल एक बहुत ही जीनियस आदमी थे और भूमि राजस्व का काम जो है बहुत ही उल्लेखनीय है। तो जो ये भूमि राजस्व व्यवस्था थी टोडरमल की, इसमें क्या था कि ये सीधे किसानों से, जो आगे चल के हम रैयतवाड़ी में पढ़ेंगे, सीधे किसानों से इनका संबंध था और इसको आईने दहसाला कहते हैं, हम आगे समझेंगे इसको। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं भूमि का प्रकार कितना था। तो भूमि मूल रूप से 4 प्रकार की थी। पोलज, पहली पोलज जिसने बोलते हैं मिट्टी बड़ी पोलज है, इसमें उपज अच्छी हो, किसान लोग गाँव घर में जिक्र करते हैं। पोलज मिट्टी थी। तो पोलज मिट्टी में प्रति वर्ष खेती होती थी और साल में 2-3 फसलें लेते थे। चूंकि अब एक दोआब था गंगा का, तो सीधी सी बात है कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, जो जड़ोल मिट्टी थी, उपजाऊ थी। दूसरी पोलज था, दूसरी चाचर थी। तो चाचर में क्या था कि 4 से, देखिए चाचर 3 या 4 साल में कोई फसल लेते थे। और तीसरी जो मिट्टी थी वो आपका नाबाज थी, ऊसर या बंजर भूमि थी, जिसपे खेती बहुत ही कम होती थी। अब जो इनका जो आईने दहसाल था, दरअसल ये क्या था कि, हाँ, दूसरा भूमि माप की जो इकाई थी, इसको देखिएगा, भूमि माप की उसमें 2 इकाइयां प्रसिद्ध थी। एक तो था आपका भूमि माप की जो इकाई थी, एक था आपका गजे सिकंदरी और गजे इलाही। गजे सिकंदरी सिकंदर लोदी ने शुरू किया था, अब इसको शेर शाह ने अपनाया था। लेकिन चूंकि शेर शाह को अफगानों को जीत के मुगल आए थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि गजे इलाही को लागू किया। बस थोड़ा समझिएगा, उसमें 39 उंगल थी, इसमें 41, 2 उंगली बढ़ गई, और उधर 32 इंच था, इधर 33 इंच, 1 इंच बढ़ गया। तो इसके जो आईने दहसाला है, आईने दहसाला इसलिए कहा गया कि किसी भी मतलब भू क्षेत्र से जो 10 साल का उपज है उसके आधार पर राजस्व का निर्धारण करना। और इसी क्रम में पूरे साम्राज्य को दस्तूर में बांटा गया था। हमने ये पढ़ा है कि राजनीतिक दृष्टि से पूरे प्रांत को सूबे में बांटा गया था। हमने पढ़ा है कि सबसे अधिक सूबों की संख्या औरंगजेब के समय थी, और इसमें दस्तूर में बांटा गया। दस्तूर क्या था? तो ये आर्थिक आधार पर या भू राजस्व के संग्रहण के आधार पर राज्य का विभाजन था। और इसमें क्या था कि जो वसूलने का था, वसूलने के लिए जो था, तो दस्तूर दरअसल जो अधिकारी था, जो निर्देश मिलते थे, दस्तूर अमल कहते थे।
सरकार के स्तर पे अमलगुजार था, जबकि परगना के स्तर पे आमिल नाम का अधिकारी था। सबसे छोटी इकाई गांव थे और गांव का जो मुख्य था वो मुकद्दम था और उसका जो हिस्सा होता था 2.5% होता था। ये आप सुन लिया आप लोग ने। अब थोड़ा इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले मुगल कालीन भू राजस्व हमने कहा था, जो कि मैंने लेक्चर में मैंने शब्दों के माध्यम से, अब मैं थोड़ा सा इस पे इलस्ट्रेट करूंगा, मैं कुछ डिमोन्स्ट्रेशन दूंगा, उस आधार पर समझाऊंगा। तो मान लीजिए जमीन को जो टुकड़ा है, ये जमीन के टुकड़े के आधार पे नहीं था, ये जमीन में जो उपज था, उपज होता था, इसके आधार पे भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। साथ ही ये जो भू राजस्व था, जो सरकार या नवाब वसूल करता था, ये एक तरह से संप्रभुता शुल्क था। संप्रभुता शुल्क था कि यदि आप भू राजस्व दोगे तो आपको हम संरक्षण करेंगे बाह्य आक्रमण से, या फिर खराब समय में राज्य सरकार की तरफ से, साम्राज्य की तरफ से मदद की जाती थी। तो ये हो गया। अब ये जमीन का जो बंटवारा था, इसमें हमने देखा है कि इसमें हम देख लेते हैं करोड़ी। गुजरात विजय के बाद 1573 में करोड़ी नाम के अधिकारी की नियुक्ति की गई। कितने करोड़ थे? 182 करोड़ी थे। दूसरा जो इसमें है, आपका सबसे बड़ा नाम आता है टोडरमल, क्योंकि अकबर ने इसी के भू राजस्व को, ही वॉज जीनियस, ये जीनियस व्यक्ति थे, इन्हीं के भू राजस्व पद्धति को लागू किया। और जो इनके भू राजस्व की पद्धति है, इसी का नाम जाब्ती भी है और आइन दहसाल है। दहसाल इसलिए क्योंकि 10 वर्षों के लिए, 10 वर्ष के लिए भूमि के उत्पादन के आधार पे जो भू राजस्व का उत्पादन निर्धारण कैसे करते थे कि कितना उत्पादन हुआ 10 साल में, औसत निकालते थे, उसके आधार पे करते थे। जो साम्राज्य का विभाजन था छोटे छोटे साम्राज्य में, एक दस्तूर के रूप में बटा हुआ था और सरकार की ओर से जो निर्देश मिलते थे वो दस्तूर अल अमल थे। अब भूमि का प्रकार देख लेते हैं कि भूमि कैसे कैसे भागों में बटी थी। तो एक थी पोलज, दूसरी चाचर 2-3 साल पे, तीसरी जो थी ऊसर या बंजर, इसको खाली छोड़ दिया जाता था। अधिकारी के स्तर पे आप देखते हैं इसको, तो अधिकारी के स्तर पे पहले जो आपका है, सरकार के स्तर पे अमलगुजार, उसके बाद परगना के स्तर पे आमिल और गांव स्तर पे मुकद्दम। मुकद्दम कुल जो कलेक्ट करता था उसका 2.5% वो खुद रखता था। धन्यवाद एवरीवन। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।